नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफ़र कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। पानीपत का तीसरा युद्ध जिसने एक भूचाल ला दिया पानीपत वाले एरिया में। ये वही पानीपत है जहां जो मशहूर रहा बाबर के इन्वेजन के लिए 1526 में, जो बाबर ने इन्वेड किया और मुगल सल्तनत की नींव रखी। इसी पानीपत में एक तीसरी लड़ाई और हुई जिसको पानीपत का तृतीय युद्ध के नाम से जाना गया। इसमें मेन रोल था रोहिल्लास का। रोहिल्ला कौन थे? रोहिल्ला के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 1720 के आते-आते मुगल सल्तनत एक तरीके से ढह चुका था, क्योंकि औरंगजेब की मौत हो चुकी थी। औरंगजेब के मरने के बाद कोई ऐसा राजा हुआ ही नहीं। 1707 में औरंगजेब की मौत हुई, उसके बाद कोई ऐसा सुल्तान बना ही नहीं, ऐसा कोई हिंदुस्तान में राजा हुआ ही नहीं जो पूरे किंगडम को संभाल सके। तो मुगल सल्तनत लगभग ढहना शुरू हो चुकी थी। और जो रोहिल्ला थे, रोहिल्ला एक ये एथनिसिटी है, ये कोई जात नहीं है। पहले रोहिल्ला राजपूत हुआ करते थे, उसके बाद रोहिल्ला मुस्लिम्स हुए। अफगानिस्तान और पाश्तून से आए हुए लोग जो थे उनको रोहिल्ला कहा गया। तो उनकी बात करेंगे इस लेक्चर में, और ये आगे भी आता रहेगा। रोहिल्ला जो है वर्ड आगे भी आता रहेगा। तो मैं इससे पहले आपको बता दूं कि रोहिलखंड पड़ता कहाँ है, रोहिल्ला वर्ड निकल के कहाँ से आया। तो उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न और नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न यूपी का जो पोर्शन है, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर वाला पोर्शन, इस खंड को रोहिलखंड कहा जाता था। और यहाँ पे रहने वाले लोग जो थे वो रोहिल्या थे। देखिए ये वाला जो खंड है, बेसिकली ये बरेली वाला एरिया, बरेली में इवन रोहेलखंड यूनिवर्सिटी भी है। तो ये वाला जो एरिया है पूरा रोहेलखंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये पूरा अवध था, इधर बंगाल था आपका। अवध और बंगाल बहुत अमीर प्रोविंस थे उस टाइम पे। मैं लास्ट वाले लेक्चर में बता भी चुका हूँ। तो ये रोहिल्यास थे, अफगानिस्तान से आकर यहाँ पे बस गए। अफगानिस्तान और मॉडर्न पाकिस्तान वाले एरिया से आकर यहाँ पे बस गए। फिर इन्होंने अपनी सल्तनत बसा ली। और ये वैसे तो मुगल के आगे सर झुकाते थे, जो मुगल्स थे उनकी बात मानते थे। लेकिन ये खुद में अपना खुद का इंडिपेंडेंसी भी घोषित कर रखी थी एक तरीके से। ये मुगल को जब सपोर्ट की जरूरत होती थी या पैसों की जरूरत होती थी, थोड़ा बहुत भिजा देते थे। लेकिन अवध और बंगाल की तरह ये भी रोहिल्या जो है, ये भी कुछ ज्यादा खास पैसे वैसे नहीं भिजाते थे, मदद कर देते थे बीच बीच में। वैसे अपने आप को एक इंडिपेंडेंट राजा की तरीके से देखते थे। तो 1720 में क्या होता है, अली मोहम्मद खान जो कि रोहिल्या थे, इन्होंने क्या किया, अपने किंगडम को उसे अपने एरिया को किंगडम का नाम दे दिया, अपनी खुद की सल्तनत बना ली रोहेलखंड के नाम से। हालांकि मुगल के अंडर ही काम करेंगे, लेकिन इन्होंने बोला कि हमारी एक खुद की सल्तनत है। और ये पाश्तून थे। पाश्तून कौन से होते हैं? अफगानी पाश्तून, जो अफगानिस्तान वाले रीजन में पाए जाते हैं उनको पाश्तून बोला जाता है। ठीक है, ये एक पाश्तून थे। तो ये अली मोहम्मद खान जी ने यहाँ पे अपनी किंगडम बना ली। रोहिल्या थे, ये भी एक अफगान पाश्तून ही थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि अफगान पाश्तून जो थे, अब जो पठान थे वो मुगल आर्मी से बिल्कुल भाग गए। वो बहुत सारे ऐसे पठान थे, पाश्तून थे जो अफगान थे। ये अभी भी मुगल आर्मी में काम कर रहे थे, जो कि खैबर पाख्तूनख्वा और अफगानिस्तान से आए हुए थे मेनली। खैबर पाख्तूनख्वा जो है अब भी एक पाकिस्तान का प्रोविंस है, और बाकी जो अफगानिस्तान देश है वहां से आए हुए लोग थे। और बहुत सारे हम ये भी कह सकते हैं कि कुमाऊं रीजन से, कुमाऊं फुट हिल्स, कुमाऊं जो रीजन पड़ता है उत्तराखंड में, उससे नीचे का जो पोर्शन है वहां पे भी रोहिल्ला पाए जाते हैं। ये वही एरिया हो गया पूरा मुरादाबाद, बिजनौर, बरेली वाला। इसको ही बोलते हैं एक तरीके से रोहिलखंड, और रोहिलखंड के ही रोहिल्ला थे। तो 1739 में क्या हुआ, नादिर शाह ने इन्वेजन जो किया उस टाइम पे, तो फिर मुगलों की बिल्कुल धज्जियां उड़ गई थी। नादिर शाह के इन्वेजन के बाद पे मुगल बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे। और रोहिल्या ने बोला कि अब डी फैक्टो इंडिपेंडेंट कर लिया। डी फैक्टो मतलब रियल में अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया। रोहिल्या ने सोचा अब तो हम किसी को कुछ नहीं देंगे, किसी की कोई रिस्पेक्ट नहीं, हम खुद के एक सुल्तान है और हमारा खुद का अपना अपने हिसाब से चलाएंगे। और 1748 में क्या होता है, ये अली मोहम्मद मर जाता है। तो 1747 से लेकर 1767 तक क्या चलता है, एक तो बहुत ज्यादा वो चलता रहता है, आपस में लड़ाई चलती रहती है, कौन बनेगा किंग, कौन बनेगा किंग, कौन बनेगा किंग। और इस 10 सालों में अहमद शाह अब्दाली जो था, ये अफगानी था। कहते हैं अफगानिस्तान जो अभी का है इसी ने बसाया था। अफगानिस्तान का एक तरीके से फाउंडर था। तो अहमद शाह अब्दाली कम से कम 5-6 बार इंडिया पे अटैक करता है। इस बीच क्या होता है, इंडिया में बेसिकली पंजाब और दिल्ली वाले रीजन पे अटैक करता है। इसी बीच क्या होता है, बहुत ज्यादा इमिग्रेशन बढ़ जाता है अफगानियों का इंडिया के अंदर। तो अब बहुत सारे अफगानिस्तानी आके इंडिया में बस जाते हैं। 1757 में क्या होता है, जब अहमद शाह अब्दाली जो इन्वेड करता है दिल्ली को, तो उस समय जो मुगलों का मेन कमांडर था, ये एक रोहिल्या था, नजीबुद्दौला। नजीबुद्दौला क्या करता है, ये अपना मुगलों को छोड़कर अहमद शाह अब्दाली के साइड मिल जाता है, छोड़ देता है मुगलों का साथ। जबकि ये चीफ कमांडर हुआ करता था मुगलों की आर्मी में। ये कहता है भैया हम तुम्हारी तरफ से नहीं लड़ रहे, हम लड़ेंगे अपने अब्दाली भाई के साथ से।
तो ये उधर मिल जाता है जाके, तो इसके परिणाम स्वरूप फिर ये जीत लेता है आके, बहुत कुछ लूट लाट के चला जाता है अहमद शाह अब्दाली यहाँ से। और जो नजीबुद्दौला थे इनको गवर्नर बना देता है दिल्ली का। तो कहता है भैया गवर्नर तुम बन के रहो लेकिन काम तुम मेरे ही अकॉर्डिंग करोगे। तो एक पपेट गवर्नर बन जाते हैं एक तरीके से, किसके, अहमद शाह अब्दाली के। ये इनका नाम होता है नजीबुद्दौला। लेकिन नजीबुद्दौला के साथ एक प्रॉब्लम थी। इमामुद मुल्क करके एक बंदा था, ये आसफ जाह थे, जो उसे क्या बोलते हैं, हैदराबाद जिन्होंने अलग थलग कर दिया था, पूरी तरीके से अलग थलग कर लिया था, उनका एक ग्रैंडसन था। तो उसको ये बात हजम नहीं हो रही थी कि ये नजीबुद्दौला दौला जो है इतना ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है। तो ये जो महमूदुल मुल्क थे, इनको जो आसफ जाह के ग्रैंडसन थे, इनको पसंद तो वैसे ही नहीं आ रहा था। तो 1758 में इन्होंने क्या किया, नजीबुद्दौला जो था उसके खिलाफ मराठाओं को इनवाइट कर लिया। हालांकि 1752 में टीटी हुई थी मुगलों और मराठाओं के बीच में कि मुगल एक तो कमजोर हो चुके थे, तो मराठाओं से इन्होंने टीटी करी थी कि आगरा के आसपास वाला जो एरिया है वहां पे आप टैक्स तो वसूल कर लो, लेकिन उसके बदले में अब्दाली मुझे अफगानिस्तान से बार बार परेशान कर रहा है, ये जो हम पे अटैक करेगा तो हमारी मदद करोगे। अब क्या होता है 1758 में, जो रघुनाथ राव थे, ये कौन थे, ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के पोते थे। इनको इनकी लीडरशिप में अटैक कर दिया जाता है रोहिल्यास पे, और रोहिल्या को मारपीट के यहाँ से भगा दिया जाता है। और मराठा एक तरीके से आ जाते हैं। अभी कंफ्यूजन वाली थोड़ी बात है कि कहीं मराठा कब्जा कर रहे हैं दिल्ली पे, कहीं मुगल्स को भगाया जा रहा है, कहीं रोहिल्या आ जा रहे हैं, कहीं अब्दाली आ जा रहा है, तो थोड़ा कंफ्यूजन वाली बात है। लेकिन आप एक चीज ध्यान में रखिए, 1758 में रघुनाथ राव लीड करते हैं मराठाओं को, और इनको इनवाइट कौन करता है, महमूदुल मुल्क। ये कौन था, आसफ जाह का ग्रैंडसन। आसफ जाह कौन थे, जिन्होंने हैदराबाद को डिवाइड कर लिया था, निजाम बना लिया था अलग मुगल से डिवाइड करके, ठीक है। इसी बीच में मराठा क्या करते हैं, पंजाब को भी कैप्चर कर लेते हैं, और पूरा जो नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर होता है इंडिया का, उसको कैप्चर कर लेते हैं। अब जो रोहिल्या था, जो गवर्नर बना के गया था, जिसको आपका ये उससे क्या बोलते हैं, अब्दाली, तो जिसका नाम था नजीबुद्दौला, नजीबुद्दौला भागता है यहाँ से अपनी जान बचा के जैसे तैसे, और ये बिजनौर शहर के पास एक शहर है छोटा सा नजीबाबाद, अपने नाम से एक शहर बसा देता है नजीबाबाद, और वहां जाके रहने लगता है। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि रूल जो था वो नाम के लिए, सत्ता तो नाम मुगलों का चल रहा था, लेकिन सत्ता थी, डी फैक्टो रूलर उस समय मराठा हो चुके थे। हालांकि ठीक है, रिस्पेक्ट थी मुगलों की कि वो सुल्तान हिंद हैं एक तरीके से, लेकिन सत्ता संभालने वाले जो थे वो एक तरीके से मराठा हो चुके थे। पूरे उत्तर भारत में मराठाओं का कब्जा आ चुका था। और इसी के पैरेलल टाइम में आपको मैं पहले लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी चल रहा था। बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच चल रहा था, शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल एम्परर थे, दूसरे बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब जो थे मीर कासिम बेकार फर्जी नवाब थे, एक सुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे, ये तीनों मिलकर उधर बैटल ऑफ प्लासी भी चल रहा था। तो इस मैप में आप अच्छे से देख सकते हैं, ये जो पूरा येलो येलो वाला पोर्शन है, ये एक तरीके से मराठा एम्पायर है। मराठा ने पूरे यहाँ तक कब्जा कर लिया है। ये पानीपत दिल्ली वाला पूरा पोर्शन, दिल्ली में एक नवाब बना बैठा हुआ जरूर है, एक मुगल एम्परर, लेकिन वो नाम का एम्परर है, मराठाओं का पपेट है, उसको भी मराठा ही लीड कर रहे हैं। तो ये इतने बड़े एरिया पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। और इधर ये बंगाल वाला पोर्शन है, यहाँ पे पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा चल रहा है। तो क्या होता है, जो ये रोहिल्या था इसको तो भगा दिया गया था, उसे क्या बोलते हैं, बिजनौर जाके नजीबुद्दौला जो था नजीबाबाद इसने बसा लिया। और जो इन्होंने उसे क्या बोलते हैं, एक पपेट टाइप का एम्परर बिठा दिया मराठाओं ने दिल्ली के ऊपर। अब आगे क्या होता है कि इसका एक उसे क्या बोलते हैं, जो अहमद साहब दाली था, इसका एक भांजा वांजा था, तो इसने उसको गवर्नर बनाया था लाहौर का, उसको भी भगा दिया मराठाओं ने। तो जो इतना कुछ हुआ, तो ये बड़ा अब्दाली जो था बड़ा नाराज हो गया कि मराठा ऐसा मेरे साथ कैसे कर रहे हैं। इसका जो बंदा दिल्ली में बिठाया इसने, उसको भी भगा दिया गया, इसके खुद के भांजे को भी लाहौर से भगा दिया गया। अब मराठा इतने पावरफुल हो चुके थे, और इस चीज से अब्दाली को बहुत ज्यादा झटका लगा। उसे लगा कि यार ये तो सब गड़बड़ हो गया, मेरा सारा करा धरा बेकार हो गया। तो उसको उसके गुस्से आने का इंतजार कर रहा था नजीबुल मुल्क, क्योंकि ये खुद तो कुछ कर नहीं सकता था। ये बिजनौर में बैठा हुआ था, सोच रहा था अब्दाली अगर अटैक करेगा तो साथ में मैं भी अटैक करूंगा और दिल्ली पे हम फिर से राज करेंगे। तो क्या होता है, कुछ दिनों के बाद शाहजहां थर्ड, जिसको उसे क्या बोलते हैं, मराठाओं ने बनाया था, गद्दी पे बिठाया था, इसको उसे क्या बोलते हैं, इमादुल मुल्क ने बनाया था। क्या होता है, एक इंसिडेंट होता है ऐसा कि जो शाह आलम द्वितीय था ना, उसको बिठा दिया जाता है किसके द्वारा, इमादुल मुल्क के द्वारा। लेकिन इनको भी भागना पड़ा यहाँ से, क्योंकि ये वही है, शाह आलम द्वितीय वही है जो भाग गया था उधर, बक्सर की लड़ाई में इधर उधर भागा भागा फिर रहा था। ये भी नाकाम राजा था, इसको कुछ दिनों के लिए गद्दी पे बिठाया गया। लेकिन इमादुल मुल्क फिर से पावरफुल हो जाता है, फिर से इसको हटा देता है। और उससे क्या, ये इमादुल मुल्क निजाम आसफ जाह हैं जो इनका ग्रैंडसन है, ये फिर से पावरफुल हो जाता है। फिर से जो शाह आलम द्वितीय, इनको भागना पड़ता है। ये जाते हैं बक्सर की लड़ाई में लड़ते हैं और मार डाले जाते हैं, और फाइनली इनका मामला खत्म हो जाता है वहीं पे।
और कहने के लिए तो 1760 में शाह आलम द्वितीय बने थे राजा, लेकिन इनकी इतनी वैसे तो इन्होंने बहुत साल तक राज किया है, 1760 से लेकर 1806 तक ये राजा रहे, लेकिन इनका हाल ये था, इतने कमजोर राजा थे, इनके बारे में कहा जाता था कि सल्तनत शाह आलम दिल्ली से लेकर पालम इनका इतना बुरा हाल था कि ये कहने के लिए पूरे हिंदुस्तान के सुल्तान हिंद थे, लेकिन इनका राज कहाँ तक चलता था? दिल्ली से पालम तक। पालम दिल्ली में एक छोटा सा शहर है जहाँ पे एयरपोर्ट बना हुआ है, तो इनकी बस वहीं तक चलती थी, इतने बेकार राजा थे। तो इमादुल मुल्क जो थे उनको ये रास आ नहीं रहा था शाह आलम। वैसे फिर इसके बहुत सारे दुश्मन बढ़ते जा रहे थे। फिर धीरे-धीरे क्या हुआ कि मराठाओं को उसे क्या बोलते हैं, अब्दाली को फिर से इनवाइट किया गया, बोला गया आओ दिल्ली पर अटैक करो, ये भाई साहब कोई सही काम कर नहीं रहे, इनको गद्दी से हटाओ। तो इसी बीच जैसे-तैसे जान बचा के शाह आलम द्वितीय जो है वो भागता है और बक्सर की लड़ाई लड़ता है जाके, वहीं जाके एक तरीके से लड़ाई में पस्त हो जाता है, हार जाता है और इलाहाबाद में इसको एक किला दे दिया जाता है। बोला जाता है 26 लाख रुपए सालाना तुम्हें पेंशन मिलेगी, अंग्रेज इसको बोलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती है, लेकिन तुम्हें इस किले से निकलने नहीं दिया जाएगा, पूरी जिंदगी उसी में रहोगे। तो किला एक तरीके से इसकी जेल हो जाती है और ये वहीं पे मर जाता है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से मराठाओं ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है सेंट्रल इंडिया और उसे क्या बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया को। बस ईस्ट इंडिया में जो ये है बंगाल वाला पोर्शन, यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का राज है। बाकी पूरी तरीके से, और ये लखनऊ वाला जो पोर्शन है यहाँ पे अवध रीजन में आपका सुजाउद्दौला जो नवाब हैं वो एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के पपेट बने हुए बैठे हैं, इनका राज है। बाकी जो ये पोर्शन है इसमें पूरी तरीके से इधर राजपूत परस्त हो गए, इधर उसे क्या बोलते हैं रोहिल्या परस्त हो गए, सारे सारे परास्त हो चुके हैं इनसे। मराठाओं का रोल पूरे तरीके से हो चुका है। और कहने के लिए तो वैसे मुगलों के हाथ में सरकार है, पूरा देश मुगल चला रहे हैं, लेकिन मुगल एक तरीके से पपेट बन चुके हैं मराठा के। मराठा जिसको चाहते थे उसको मुगल एम्परर बना देते थे, बोलते थे आप बादशाह हिंद हो लेकिन काम पूरा हम करेंगे। तो बस नाम के लिए रह गया था। तो इसको पुणे में बैठे हुए केवल पेशवा ब्राह्मण तो नहीं चला सकते थे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अलग अलग कॉन्फेडरेसी बना दी, मतलब थोड़े थोड़े दूर पे कुछ एक अपना हेड बिठा दिया। तो होलकर बिठा दिए इन्होंने इंदौर में, सिंधिया बिठा दिए ग्वालियर में, गायकवाड़ बिठा दिए बड़ौदा में और भोसले बिठा दिए नागपुर में। ये जो 4 परिवार थे ये मराठाओं ने बिठा दिए कि तुम लोग अब एडमिनिस्ट्रेशन देखोगे यहाँ यहाँ का। और एक चीज और है, इस समय पेशवा कौन थे? पेशवा थे बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम जो है इनको पेशवा बाजीराव भी बोला जाता था, इनको नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। ये बड़े फेमस पर्सनैलिटी है नाना साहब, कानपुर में बड़े आंदोलन करे, लेकिन वो इनके परपोते थे, वो ये वाले नहीं है। वो आगे चल के दूसरे नाना साहब बनेंगे, इनको भी नाना साहब के नाम से ही जाना जाता था। तो ये जो बालाजी बाजीराव थे ये इनके टाइम पे क्या हुआ, ये देखो ये जो अलग अलग 4 किंगडम मैंने बताई, होलकर को इंदौर दे दिया, सिंधिया को ग्वालियर दे दिया, गायकवाड़ बड़ौदा को दे दिया, भोसले को नागपुर। तो इन्हीं से बोल देते थे कि चलो तुम जाओ लड़ाई लड़ो जाके। हालांकि इनसे पहले जो इनके पिताजी थे बाजीराव, वो लड़ाइयाँ लड़ते थे, उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, वो सेनापति का काम किया। लेकिन बालाजी बाजीराव जो हुए, इन्होंने ज़्यादा कुछ खास लड़ाइयाँ नहीं लड़ी, एडमिनिस्ट्रेशन संभाला, इन्होंने छोटे छोटे एरिया बांट दिए और ये अपने भाइयों को भेजते थे ज़्यादातर। इनके बारे में कहते हैं कि खुद लड़ने नहीं जाते थे, अपने भाइयों को भेजते थे कि जाओ इंदौर में कुछ प्रॉब्लम है तो जाओ होलकर से बोल आओ जाके, वहां पे अटैक कर दे। ग्वालियर में कुछ प्रॉब्लम है तो बोलते थे सिंधिया से बोल आओ जाके अटैक कर दे। ऐसा इनका हिसाब था, मतलब ये खुद लड़ने नहीं जाते थे। अब आता है वो दिन जिसका शुरू से इंतजार था सबको, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, 14 जनवरी 1761। ये डेट याद रखने लायक है क्योंकि इस डेट पे बहुत सारे कारनामे हुए, इससे पहले और इसके बाद बहुत सारे कारनामे हुए। तो हुआ क्या, जो रोहिल्या और अवध के नवाब और मराठा ये सब अहमद शाह अब्दाली सब अपनी अपनी तरफ से बढ़ रहे थे। सब अवध के नवाब उस समय सुजाउद्दौला थे, जो कि आगे चल के बक्सर की लड़ाई में कूदेंगे जाके उसके साथ, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय के साथ। ये सब प्लान कर रहे थे। और इधर जो उसे क्या बोलते हैं मराठा की आर्मी थी, ये भी चल पड़ी थी, पूना से निकल पड़ी थी पानीपत वाले एरिया में। तो प्रॉब्लम क्या थी, नदी के एक पार उसे क्या बोलते हैं अहमद शाह अब्दाली की आर्मी थी, दूसरी साइड जो थी वो मराठाओं की आर्मी थी। लेकिन मराठाओं के पास प्लस पॉइंट क्या था, मराठाओं ने कम से कम 200 साल तक कोई युद्ध हारे ही नहीं थे वो, तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ओवर था, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हम मराठा भूल गए थे कि हम हार भी सकते हैं। राजपूतों को उन्होंने हरा दिया, मुगलों को उन्होंने हरा दिया, रोहिल्यास को उन्होंने हरा दिया, उन्होंने जिस पे हाथ रखा सबको हरा दिया। तो उनके अंदर एक इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट था कि हम तो हारेंगे नहीं। तो जब उनकी आर्मी निकली तो उनके साथ साथ सिविलियन भी निकल लिए, जो मराठी
मराठी लोग थे उनके साथ साथ पैदल चलने लगे, क्योंकि डाकू वाकू लूट लेते थे रास्ते में। अब आर्मी चल रही तो चलो इसी बहाने घूमने का टाइम मिलेगा, आर्मी 2-4 मिनट में जाके खत्म करके आ जाएगी अहमद शाह अब्दाली को। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था उनकी जनता को, तो उनके साथ बहुत सारे सिविलियन भी चलने लगे। हालांकि इसका नुकसान बहुत ज्यादा हुआ कि आगे चल के अहमद शाह अब्दाली ने जब इन्वेड किया तो बहुत सारे सिविलियन भी मारे गए, बहुत सारे आम आदमी भी मारे गए, क्योंकि वो भी आर्मी के साथ साथ चल रहे थे। उन्होंने सोचा चलो इसी बहाने तीर्थ कराते हैं, दिल्ली की तरफ घूमे आते हैं। लेकिन उसका बहुत गलत इंपैक्ट हुआ आगे चल के, क्योंकि इसके चलते जब आर्मी के बीच में पब्लिक भी चल रही थी तो आर्मी की स्पीड और स्लो हो गई थी। तो यहाँ पे देख लेते कौन किसकी तरफ था। लेकिन बड़ी मजेदार चीज हुई, अहमद शाह अब्दाली तो इसलिए आया क्योंकि उसको मराठाओं को हटाना था दिल्ली से, क्योंकि वो चाहता था दिल्ली पे वो सुल्तान बैठे, वो नवाब बैठे जो कि उसके पक्ष में हो। रोहिल्ला तो थे ही इनके चमचे अहमद शाह अब्दाली के, तो ये तो इनके साथ थे। लेकिन अवध का जो नवाब था सुजाउद्दौला, इसको मराठाओं ने अप्रोच ही नहीं किया। मतलब आप ये सोचिए, ये अहमद शाह अब्दाली बाहरी है, अवध के नवाब हिंदुस्तानी है, मराठा भी हिंदुस्तानी है। मराठी अगर चाहते सुजाउद्दौला से मिलकर युद्ध करना तो सुजाउद्दौला इनका साथ देता है, क्योंकि ये चाहता भी था इन्हीं का साथ देना। लेकिन इन्होंने अप्रोच ही नहीं किया। और इससे पहले जब अहमद शाह अब्दाली ने लड़ी थी, युद्ध किया था हिंदुस्तान के खिलाफ, तो उस टाइम पे अवध का नवाब इनके अगेंस्ट लड़ा था। अहमद शाह अब्दाली की सेना पे अटैक किया था अवध के नवाब ने, लेकिन अहमद शाह अब्दाली आया, बोला हम पे अटैक करके क्या मिलेगा, हमारे साथ मिल जाओ। और अहमद शाह अब्दाली जो था बहुत अच्छा, एक तरीके से कह सकते हैं डीलिंग बहुत अच्छी थी उसकी। वो किसी को भी दुश्मन नहीं मानता था, सबको दोस्त बना लेता था। सुजाउद्दौला को उसने अपनी तरफ कर लिया, और ये बहुत नेगेटिव पॉइंट साबित हुआ आगे चल के मराठाओं के लिए। तो हुआ क्या, लगभग 1-2 महीने से मराठा पड़े हुए थे, 1-1.5 लाख मराठा पड़े हुए थे पानीपत में। दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी पे यमुना नदी के किनारे पानीपत नाम के स्थान पे मराठा 1-2 लाख मराठा पड़े हुए थे लड़ने के लिए। लेकिन अब्दाली ने क्या किया, इनको चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया। अब इनके पास राशन पानी कुछ पहुंच नहीं रहा था, तो ये भूखों मरने लगे वहां पे मराठी सैनिक। फिर क्या होता है, 14 जनवरी जो खिचड़ी का दिन था, उत्तर भारत में खिचड़ी त्योहार मनाया जाता है, उस दिन मराठा के जो लीडर थे उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, अब या तो भूखे मर जाएंगे, ऐसे ही लड़ते लड़ते मरते हैं। तो इन्होंने पूरी मेहनत से लड़ाई लड़ी, कोशिश करी। लेकिन सुबह का जो पीरियड था 3 बजे तक ऐसा लग रहा था कि अब्दाली को की सेना को खत्म कर देंगे मराठी। लेकिन 3 बजे के बाद कुछ ऐसा होता है, जो मुख्य लीडर थे, क्या एकदम से एक अचानक सा एक इंसिडेंट होता है। जो सदाशिव राव थे, जो लीड कर रहे थे मराठाओं को, वो हाथी से उतरकर, मतलब नीचे हाथी से उतरकर नीचे लड़ रहे थे खड़े होकर। तो सैनिकों को लगा कि हमें लगता है कि हमारा जो लीडर है वो मर चुका है। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, उन्हें लगा कि हमारा लीडर मर चुका है, क्योंकि हाथी पे सदाशिव राव है नहीं जो कि लीड कर रहे थे इसको। तो सैनिकों का मोराल और ज्यादा डाउन हो गया, और साथ फाइनली मराठा हार जाते हैं, और ये मराठाओं का सपना पूरी तरीके से टूट जाता है दिल्ली पे कब्जा करने का, या उत्तर भारत में अपना कब्जा जमाने का। और अब्दाली, बहुत बुरी तरीके से अब्दाली की सेना अंदर घुस जाती है, और लगभग 1 लाख से ज्यादा मराठे मारे जाते हैं इस युद्ध में। बहुत ही दर्दनाक घटना हुई, पूरे मराठा सेना को ही खत्म कर दिया जाता है इसमें, और फाइनली अहमद शाह अब्दाली की जीत होती। प्रथम विश्व युद्ध से पहले ऐसा इतना बड़ा नरसंहार नहीं हुआ था कि 1 लाख से ज्यादा, ऑलमोस्ट 1.5-2 लाख लोग मार डाले गए थे एक ही दिन में, सिंगल दिन में। इतने ज्यादा लोगों की मौत इससे पहले नहीं हुई थी। विश्व युद्ध 1 तक ये रिकॉर्ड नहीं टूटा था कि एक दिन में इतने लोग मार डाले गए। और मराठा आर्मी के लिए बहुत बड़ी बात थी कि 50-60 साल से वो कोई युद्ध हारे नहीं थे। 200 साल से उनका पूरा एक तरीके से बोल सकते हैं रुतबा चलता आ रहा था। लेकिन इस युद्ध में बहुत बुरा हुआ, और अब ये तो कहानियां अलग अलग हैं कि कहीं उनके पास खाना नहीं था या कुछ था। बहुत सारी कहानियां अलग अलग किताबों में पढ़ने को मिलती हैं। लेकिन मेन जो है उसमें हम कह सकते हैं अहमद शाह अब्दाली की जो स्ट्रेटेजी थी, उसकी आर्टिलरी थी, उसने तोपें बांधी थी ऊंट के सर के ऊपर। ऊंट के सर के ऊपर जो तोपें बंधी हुई थी ना, उन तोपों ने पूरा तहस नहस मचा दिया। मेन प्लस पॉइंट अब्दाली के पास यही था। तो ये हालांकि इस लड़ाई जो थी, इस लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और वो वापस चला जाता है फिर से अफगानिस्तान। उसने यहाँ पे कोई कब्जा वब्जा नहीं किया, उसका मेन मकसद था किसी अपने बंदे को यहाँ पे बिठाना। और इसमें सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ इस लड़ाई में, वो हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी को, जाट एम्पायर को, और सिख एम्पायर को। हालांकि सूरजमल ने एक बार बोला भी था कि हमारी हेल्प ले लो, लेकिन उनकी कुछ कंडीशंस थी। बट मराठाओं को इतना घमंड था खुद पे कि हम कभी हारे ही नहीं, तुम्हारी हेल्प क्यों ले। बाद में इनको जरूरत पड़ी तो सूरजमल ने शायद मना कर दिया था। तो इसमें अगर देखा जाए तो एक हिसाब से सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ वो इन 3 एम्पायर को हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी को हुआ जो बंगाल में थे, जाटों को हुआ जो कि आपके भरतपुर वाले रीजन में थे, भरतपुर राजस्थान में पड़ता है। और उसे क्या बोलते हैं, भरतपुर में एक केवलादेव करके नेशनल पार्क है। और सिख एम्पायर को हुआ। इन 3 एम्पायर को सबसे ज्यादा फायदा हुआ इंडिया के अंदर। तो अगर हम डिफीट के रीजन देखें तो मेन डिफीट का रीजन तो ये हो गया कि हमने मराठाओं के पास उतनी अच्छी टैक्टिक्स नहीं थी। जैसे उन्होंने आर्टिलरी का यूज नहीं किया, सामने से तोपें चल रही, तुम तलवार और भाला से कैसे जीत जाओगे।
और दूसरा रीज़न एक ये भी है, मराठा जो थे वो गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत एक्सपर्ट थे। गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है कि मतलब चुपके से आए और एकदम से बहुत लोग लेके आए और अटैक करके भाग गए। ऐसा ऐसी लड़ाइयाँ लड़ते आए थे मराठा शुरू से। लाइक रात में निकले, दिल्ली पे अटैक किया, पूरा दिल्ली कब्जा लिया और फिर यहाँ से भाग गए लूट-लाट के। इस टाइप की उनकी टैक्टिक्स थी जो कि इनकी प्लेन में चल नहीं पाई। पानीपत जो एरिया है बिल्कुल प्लेन एरिया है, मैदानी क्षेत्र है। तो वहाँ पे चुपचाप वाला तो कुछ चलेगा ही नहीं, एकदम से भीड़ आमना-सामना होना था। तो इसलिए ये टैक्टिक्स इनकी यहाँ पे काम कर नहीं पाई। हालाँकि नॉर्थ इंडिया में इनका ये पावर में थे, लेकिन इन्होंने लड़ाइयाँ ज़्यादातर दक्षिण भारत में लड़ी थी। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। और दूसरी बात, हर एक मराठा खुद में पावर लेना चाहता था, इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। इस वजह से ये लोग काफ़ी हद तक रह गए, नहीं कर पाए। इनका मैं चीफ बनूँगा, मैं चीफ बनूँगा, ऐसे करके इनके आपसी भी मतभेद बहुत सारे थे। तो इसमें क्या हुआ, मेन जो फ़ायदा हुआ वो ईस्ट इंडिया कंपनी को हुआ, क्योंकि उसके बाद होता है 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। उसमें ये सारे कमज़ोर पड़ चुके थे, ठीक है? सुजाउद्दौला वगैरह की आर्मी कमज़ोर पड़ चुकी थी, क्योंकि ये पानीपत की लड़ाई में ऑलरेडी हार चुके थे। बहुत ज़्यादा क्षति हो चुकी थी। हालाँकि ये जीत वाली पक्ष में थे, लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो ये भी सारे कमज़ोर पड़ चुके थे। इसका फ़ायदा मिला बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेज़ों को, और अंग्रेज़ जीत जाते हैं। और हालाँकि मराठा पानीपत में हार गए थे, लेकिन सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में अब भी पावरफुल थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उनको प्रॉब्लम सिर्फ अभी भी मराठा से थी। उनको भी थोड़ा-सा डर था कि मराठा अब भी कहीं-कहीं पावरफुल हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में जो 2 ट्रीटियाँ साइन करी, जो सुजाउद्दौला के साथ ट्रीटी साइन हुई, उसमें इन्होंने पहले ही बोल दिया कि मराठा अगर हम पे अटैक करेंगे, तो तुम हमारी मदद करोगे। और जो मुगल एम्परर थे शाह आलम द्वितीय, इनसे क्या लिया गया, दीवानी राइट्स ले लिए गए बंगाल में। दीवानी राइट्स क्या होता है, कर वसूलने के जो राइट्स थे वो सारे बंगाल में ले लिए गए इनके द्वारा, शाह आलम द्वितीय के द्वारा। और शाह आलम द्वितीय जो थे, इलाहाबाद में जो किला था, इनसे बोला गया भैया देखो, दिल्ली में तुम्हारा बस लाल किले से पालम तक राज है, तुम्हारा कोई सुनता तो है नहीं, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। तुम एक काम करो, इलाहाबाद के किले में हम तुमको एक किला दे रहे हैं। इलाहाबाद का किला जो था, अवध के जो नवाब थे उनके अधीन था। तो अवध के नवाब जो सुजाउद्दौला थे, उनसे किला ले लिया गया और इस किले को दे दिया गया शाह आलम द्वितीय को। शाह आलम द्वितीय को बोला गया तुम इस किले के अंदर ही रहोगे, किले से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। इसके बदले में तुम बंगाल, बिहार और उड़ीसा, 3 राज्य में जो टैक्स वसूला जाता है उसकी पावर हमें दो, दीवानी राइट्स हमें दो। तुम मुगल एम्परर हो, तुम वहां के नवाब को बोल सकते हो ये राइट तुम्हारे पास है, उससे राइट छीन कर हमें दे दो, और उसे क्या बोलते हैं, हम वहां पे टैक्स वसूलेंगे और बाकी तुम इस किले के बाहर नहीं निकलोगे, इसके बदले 26 लाख रुपए हम तुम्हें सालाना देंगे। तो ये नाम के नवाब रह गए, और सुजाउद्दौला भी नाम के ही नवाब रह गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के ही अलाई तरीके से इन्होंने काम किया। 1774 में इनकी मौत हो जाती है। 1770 में क्या होता है, जब इधर जो टैक्स थे, टैक्स इतने ज़्यादा वसूले जा रहे थे, आप ये सोचिए कि जो ब्रिटिशर्स थे उन पे कोई टैक्स नहीं लगता था। जो ब्रिटेन के ट्रेड करने वाले लोग थे, व्यापार फ्री में करते थे, और जो हिंदुस्तानी व्यापारी थे उन पे 40% तक टैक्स लिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, और पूरा अंग्रेज टैक्स वसूल करते थे। और दूसरा, बंगाल को चलाने के लिए 2 चीज़ें थी। निज़ामत जो होता है, निज़ामत और दीवानी, 2 चीज़ें थी। निज़ामत में क्या होता है कि किसी भी उसे क्या बोलते हैं, मान लो जैसे रोड बनानी है, पुलिसिंग देखनी है, पूरी कानून व्यवस्था देखनी है, ये सब कुछ जो थी, ये जिम्मेदारी थी नवाब ऑफ बंगाल की। और जो दीवानी थी, टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी, ये अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया। अंग्रेजों ने बोला पैसा हम वसूलेंगे, लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारे पास रहेगी काम करवाने की। तो 56 लाख में डील हुई कि 56 लाख रुपए हम तुम्हें 1 साल का देंगे, और बाकी का जो पैसा होगा वो हम अपने पास रखेंगे, इससे पूरा बंगाल तुम्हें चलाना है। लेकिन आगे घटा के 33 लाख रुपए कर दिया गया। 33 लाख रुपए में पूरा बंगाल चलाना था वहां के नवाब को। मतलब आप ये सोच लो, बंगाल में बिहार, बंगाल वाला, वेस्ट बंगाल वाला एरिया और पूरा उड़ीसा, 3 प्रदेश, 33 लाख रुपए सालाना कोई नवाब कैसे चला सकता था? संभव ही नहीं था। तो 1770 के आते-आते बंगाल फेमाइन हो जाता है, वहां पे भूखमरी आ जाती है, और कहते हैं बंगाल की 30% से ज्यादा आबादी भूखमरी से मर गई थी उस टाइम पे। तो जब ये भूखमरी आ गई, एक तरीके से कह सकते हैं डिसऑर्डर्स इन नॉर्दर्न इंडिया में, डिसऑर्डर टाइप की कंडीशन थी। 1772 में क्या होता है, शाह आलम जो था, जो कि इलाहाबाद में किले में एक तरीके से कैद है अंग्रेजों के द्वारा, उसको महानजी शिंदे, जो सिंधिया भी बोलते हैं इनको, ये सिंधिया एम्पायर जो था, इनके पिताजी ने ग्वालियर पे पूरा राज किया था, वहीं वहीं पे ये भी थे। महानजी शिंदे जो थे, सिंधिया भी बोलते हैं इनको, इन्होंने क्या किया, शाह आलम द्वितीय को वहां से आजाद करा लिया। इलाहाबाद के जो किले में शाह आलम द्वितीय कैद हो रखा था अंग्रेजों के द्वारा। क्योंकि इनका मानना यह था कि देखिए यार, राज हम जरूर कर लेंगे पूरे स्टेट पे, पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा हम जरूर कर सकते हैं, लेकिन हेड जो है वो मुगल ही बना रहना चाहिए, कि एटलीस्ट भले वो नाम का रहे, लेकिन वो शाही परिवार का आदमी है, वो उसे हम बैठा देते हैं, एक पपेट की तरीका से रखेंगे, एक पपेट बन के रहेगा हमारा, कठपुतली बन के रहेगा, जो हम कहेंगे वो करेगा।
तो शाह आलम द्वितीय को बिठा देते हैं दिल्ली में लाकर फिर से, और उसको फिर से मुगल एम्परर बना दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो फिर सोचता है कुछ आर्मी में रिफॉर्म वगैरह लाया जाए, लेकिन ये बात महाजी सिंधिया को पता चल जाती है और बोलते हैं भैया बेटा हम तुमको छुड़ा के लाए हैं, तुम्हें उस एम्परर बना रहे हैं, तुम फिर से आर्मी वार्मी बना रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं करने देंगे। कहते हैं फिर बंद कर देता है सब करना। और इसी बीच 1771 में फिर से इन्होंने 1761 की जो लड़ाई थी पानीपत की, वो और एक चीज और, महाजी सिंधिया थे बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, बहुत अच्छा दिमाग था इनका पॉलिटिक्स में। तो ये अकेले आर्मी ऐसे जनरल थे, आर्मी जनरल थे जो कि अपनी जान बचाकर भाग गए थे, घायल हो गए थे पानीपत के तृतीय युद्ध में, ये भी थे, ये बड़ी मुश्किल से वहां से बचे थे। 1771 में इन्होंने पानीपत की लड़ाई का बदला लेना चाहा, पूरे रोहिल्या को तबाह कर दिया था एक तरीके से इन्होंने। फिर उसके बाद ये हाल हुआ कि रोहिल्या आगे चल के निकल ही नहीं पाए, कभी बढ़ ही नहीं पाए, बर्बाद हो चुके थे। और ये सोयार्ड जनरल बोनेटे ऐसे करके इनका, बोइंगे इनका कुछ नाम था, एक जनरल आर्मी जनरल थे, ये फ्रांस के थे। इनको इन्होंने रखा था अपनी आर्मी को ट्रेंड करने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि विदेशियों का कितना रोल होने लगा हमारी आर्मी में, कि कहीं अंग्रेज ट्रेन कर रहे हैं हमारी आर्मी को, कहीं फ्रांसीसी ट्रेन कर रहे हैं हमारी आर्मी को। तो इनकी इनकी हालांकि जो फ्रेंच थे इसने ट्रेन करी आर्मी, और 1771 में काफी हद तक मराठाओं ने फिर से पूरा छीन लिया और रोहिल्या को तहस नहस कर दिया। तो ये 1772 में क्या होता है, मुगल हरा देते हैं रोहिल्या को। ऑब्वियसली रोहिल्या को हराते किससे, मराठाओं की मदद से। तो जबीता खान रोहिला जो नजीबुद्दौला जो था इसका बेटा था, इसको शाह आलम जो था ये उठा ले जाता है और इसको अपने ही उसमें किले में रखता है, लाल किले में लाके इसको रखता है। हालांकि अपने साथ रखता है, अपने बेटों की तरह तरीके से इसको पालता है। कुछ कुछ हिस्टोरियन ये भी कहते हैं कि इसके साथ शाह आलम द्वितीय के शारीरिक संबंध थे। इसका कैटामाइट था। कैटामाइट का मतलब होता है, उस टाइम पे कुछ लोग ऐसे होते थे, सेंट्रल एशिया में बहुत फेमस है ये चीज, कि लड़कों के साथ शारीरिक संबंध होते थे राजाओं के। तो इन जो ये इसे क्या बोलते हैं, शाह आलम द्वितीय था, ये मुगल था, इसके संबंध थे इसके नजीबुद्दौला के बेटे के साथ। और इधर पैरेलल साथ में 1773 में क्या चल रहा है, इधर बंगाल में क्या चल रहा है, वारेन हेस्टिंग को भेजा जाता है। वो आते ही क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, एक रेगुलेटिंग एक्ट लेके आता है और डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को खत्म कर देता है पूरी तरीके से। कहता है कि इनने सब पूरा बंगाल बर्बाद कर दिया, तो डुअल सिस्टम यहाँ पे खत्म कर। तो ये जो पूरी डिटेल विटेल भेजता है, इसकी डिटेल के बेस पे ही उसे क्या बोलते हैं, इसको एक रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। एक्ट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये जब आया था बंगाल, तो गवर्नर ऑफ बंगाल था, क्योंकि पोस्ट चेंज हो चुकी थी क्लाइव के बाद से। लेकिन जब एक्ट पास हो जाता है तो इसके टेबल के सामने से गवर्नर ऑफ बंगाल की जगह पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट लगा दिया जाता है। और ये क्या करता है, 26 लाख रुपए जो एनुअल पेंशन मिल रही थी मुगल एम्परर को, वो भी बंद कर देता है। और जो अवध के नवाब होते हैं उनको इलाहाबाद और कारा का जो किला होता है वो भी वापस कर देता है। तो इसी टाइम पे 1787 में क्या होता है, गुलाम कादिर खान, जो कि एक वही लड़का है, आगे चल के गुलाम कादिर खान बना, जो कि जिस लड़के को कैटामाइट बना के रखा था शाह आलम द्वितीय ने, जिसके साथ शाह आलम द्वितीय के शारीरिक संबंध थे। तो इसको गुस्सा आता है, भाग जाता है छोड़ छाड़ के, और रोहिल्या के साथ मिलकर फिर से अटैक करता है। और बहुत बुरा अटैक होता है शाह आलम पे। कहते हैं बहुत सारी औरतों के रेप किए गए, बहुत सारे आदमियों को मारा गया, और जो शाह आलम द्वितीय था उसकी आंखें फोड़ दी इसने, कि साले तुम मेरे साथ ऐसी ऐसी हरकतें करता था, उसकी आंखें फोड़ दी गई। लेकिन हुआ क्या, कुछ दिनों बाद फिर से उसे क्या बोलते हैं, रेड फोर्ट को, जो लाल किला, इसको लूट कर ले जाता है कादिर खान। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से मराठा की पावर आती है, मराठा फिर से हेल्प करते हैं इसकी, और शाह आलम द्वितीय फिर से नवाब बन जाता है। और आप जानकर हैरान होंगे कि अगले 20 सालों तक अंधा बादशाह दिल्ली की सल्तनत पे बैठा रहा। तो गुलाम कादिर अली खान को फिर क्या किया, महाजी सिंधे जो थे उन्होंने अपने कुछ पुलिस वाले, कुछ ट्रूप्स भेजे, आर्मी भेजी और इसको मार डाला। 1788 में क्या मराठियों ने सोचा कि यार बार बार इस शाह आलम को बचाते रहना पड़ता है, बार बार इसको कोई ना कोई अटैक कर देता है दिल्ली में, बार बार हम कब तक करेंगे ऐसा। तो इन्होंने क्या किया, अंधे जो शाह आलम है इनसे बोला तुम बैठे रहो गद्दी पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब हमारा भी यहाँ पे आदमी बैठेगा अगले 20 सालों तक तुम्हारे साथ, तुम्हारी रक्षा करने के लिए। और 20 सालों तक मराठा एक तरीके से राज करते हैं। नाम का बादशाह मुगल होता है, लेकिन राज मराठाओं का होता है, दिल्ली पे राज मराठाओं का हो जाता है। और ये कब तक चलता रहता है, जब तक कि एंग्लो मराठा वॉर नहीं होते। एंग्लो मराठा वॉर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। 1793 में क्या होता है, बंगाल में कानून आता है और पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी अनेक्स कर लेती है बंगाल को। निजामत उजामत जो कुछ था सब कुछ अपने हाथ में ले लेती है। और बैकग्राउंड में एक स्टोरी और चल रही होती है, सिख मिसल। मिसल क्या थी, एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन थे जो कि छोटे से
एरिया में लाइक राज कर रहे हैं। छोटा छोटा सा एरिया दे दिया जाता था पूरे मिस्र को, ठीक है। और आप राज करो राज करो, लाइक 2-4 गांव दे दिए एक को, 2-4 गांव दे दिए, एक ऑर्गेनाइजेशन छोटी सी बनाई और वही राज करते थे। और अगर कोई इन पे अटैक करता था सारी मिस्र मिलकर एक साथ उस पर अटैक कर देती थी। तो गुरु गोविंद सिंह जी की मौत हो जाती है 1708 में। गुरु गोविंद सिंह ने बोला कि अगले जो आपके गुरु होंगे, आपकी गुरु ग्रंथ साहिब ही होगी, अब कोई नया गुरु नहीं आएगा। तो इसके बाद फिर बंदा बहादुर साहब ने लीड किया इस मिस्र को 1716 तक। फिर 1713 से 1799 तक 12 मिस्र बन चुकी थी पंजाब वाले क्षेत्र में। इन्होंने एक कॉन्फेडरेसी के तरीके से काम किया कि कोई अगर बाहरी अटैक करेगा तो हम सब लोग मिलकर अटैक करेंगे। फिर इन्होंने कई सारे अफगानियों और मुगलों की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ अफगान्स पे अटैक किए और इधर मुगल्स पे अटैक किए। फिर 1799 के आते आते रंजीत सिंह ने क्या किया, सुकरचरिया मिसल थी, इसने सबको हरा कर जो राजा रंजीत सिंह थे, एक मतलब सारी मिस्र को इन्होंने यूनाइट करके एक तरीके से हरा के जैसे तैसे करके सारी मिस्र को यूनाइट किया और एक एम्पायर बना दिया गया। 1799 से लेकर 1749 तक सिख अंपायर चला। तो एक तरीके से कह सकते हैं ये सिख एम्परर बन गए, एक तरीके से राजा बन गए। पहले मिस्र तो होती थी, अब रंजीत सिंह जो थे, महाराजा रंजीत सिंह एक तरीके से सिख अंपायर के राजा बन चुके थे। तो ये कहानी थी कि पानीपत की लड़ाई की और आसपास की उसके जो भी घटनाक्रम हुआ वो सारा मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को वीडियो में मजा आया होगा। अगला जो लेक्चर होगा वो हम देखेंगे सिख एम्पायर और अंग्रेजों के बीच में कैसे सुपरमेसी की लड़ाई हुई और मराठा और अंग्रेजों के बीच में कैसे एंग्लो सिख वॉर है, एंग्लो मराठा वॉर, इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। आप इस सीरीज के साथ जुड़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हिस्ट्री में बहुत मजा है, बहुत अच्छी हिस्ट्री है। हमारे इंडिया की हिस्ट्री बहुत ही खूबसूरत हिस्ट्री है, तो देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।